फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरफ होती है। तो यहाँ पे कंक्लूजन की अगर बात करूँ, मटेरियल की अगर बात की जाए, प्रोडक्ट जब आप सप्लाई करें तो प्रोडक्ट किस तरीके से फॉरवर्ड होता है, किस तरीके से मतलब आगे की ओर बढ़ता है, फॉरवर्ड कहते हैं उसको। और अगर बात की जाए मनी की, अगर बात की जाए पेमेंट की, वो कैसे होती है, वो बैकवर्ड होती है। दैन अगर बात की जाए इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन किस तरीके से सप्लाई होती है, वो आपकी होती है बोथ। रखना चाहिए, इवन कैश कितना रखना चाहिए, इन सब के बारे में भी हमने डिस्कस किया। ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, जो कि अभी हमने इसको समअप कर दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अप्रोच एंड इम्पॉर्टेंस। देखो, इस चैप्टर के अंदर से एक क्वेश्चन 101% है जो आने वाला है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट है। और इवन मैंने जब क्वेश्चन पेपर की जो वीडियो बनाई थी, आप विजिट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर चैनल पर। यहाँ पर मैंने बीकॉम क्लासेस के जब क्वेश्चन पेपर डाले थे, वो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी के, आप देख पा रहे हो 137 वीडियोज़ आर अवेलेबल फॉर बीकॉम क्लासेस। सो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ से इतने चैप्टर्स आ रहे हैं, राइट। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से बन रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को जो कि इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे। देखो, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है। ये हमारा लास्ट चैप्टर थोड़ा सा इसके अंदर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने लास्ट चैप्टर भी नहीं देखा है तो इट्स ओके, हम थोड़ा बहुत उसको कवर करेंगे। बट हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी आप उसको जरूर देखो। ठीक है, लास्ट दैट मीन्स जो पीछे प्रोवाइड किया गया था। और इसके अंदर ये देखेंगे कि डिफरेंट अप्रोचेज, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। ठीक है, इस चैप्टर का। ठीक है, अप्रोचेज क्या क्या हैं, सारा फोकस आपको अप्रोचेज पे डालना है। दूसरा, आपके रोल और बेनिफिट कहीं ना कहीं दोनों के पॉइंट सिमिलर हो जाएंगे, इन दोनों को भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन आ जाता है प्रॉब्लम्स। सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते वक्त, सप्लाई चेन करते वक्त, हमारे प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर तक पहुंचाते वक्त हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये भी पॉइंट आपको इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अब मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ जो कि इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं ये कह रही थी, जैसे मैं एक कस्टमर हूँ। ठीक है, मुझे ये क्या चाहिए, मुझे ये टेबल चाहिए। ठीक है, मैंने इस टेबल का ऑर्डर किया है। अब इट्स नॉर्मल, इस टेबल को बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, पीछे से रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, पीछे से सप्लाई अवेलेबल होनी चाहिए, तभी मैं क्या कर सकती हूँ, इस टेबल को बना पाऊंगी। कस्टमर की डिमांड है कि मुझे टेबल इस तरीके की चाहिए। ठीक है, तो जो मेन सप्लायर जो होता है, सप्लायर पता है जो रॉ मटेरियल को आपको अवेलेबल करवाता है। तो ये जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, रॉ मटेरियल क्या होगा हमारे पास, वुड, लकड़ी होगी। इसको कौन खरीदेगा, एक प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री खरीदेगी, जो इस गुड्स वुड को क्या करेगी, टेबल का आकार देगी, है ना, एक नई चीज़ को प्रोड्यूस करेगी। इसलिए इस व्यक्ति को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरर भी कहते हैं। देन ये मैन्युफैक्चरर डिपार्टमेंट से कहाँ जाएगी, ये फिर जाएगी आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास। देन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहाँ सप्लाई करेगा, यहाँ से होलसेलर भी परचेज करेगा बच्चे, इसको होलसेलर भी परचेज करेगा, होलसेलर से रिटेलर भी परचेज करेगा। ठीक है, देन ये फाइनली कस्टमर तक पहुँचेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये जो सप्लाई चेन है वो क्या प्रोवाइड करिए, पीछे से अगर सामान अवेलेबल था तभी तो प्रोड्यूसर यहाँ पे सामान बना पाया, टेबल का आकार दे पाया। देन उसको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे पहुँचा दिया। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के बाद हमने होलसेलर को प्रोवाइड किया, होलसेलर से किसने खरीदा, रिटेलर ने खरीदा। देन उसके बाद फाइनली कस्टमर को ये सामान मिल गया है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है कि एक आपस में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पार्टी फाइनल पार्टी तक पहुँचने के लिए, सामान पहुँचाने के लिए कोऑर्डिनेशन का यूज़ कर रही है, जो कि शब्द है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटेड वर्क किया जा रहा है, मतलब कि आपस में तालमेल बनाकर कोऑर्डिनेशन करके क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, राइट। सेकेंडली, यहाँ पर टेबल को आकार किसने दिया, प्रोड्यूसर ने दिया। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे, डिस्ट्रीब्यूशन से होलसेलर तक पहुँचाने के लिए क्या हमने जिस दिन सामान बनाया, क्या उसी दिन बिक गया होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ बिक जाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि नहीं बिकता, तो हम क्या करते हैं, इसको अपने गोडाउन में स्टोर करते हैं। पहले गोडाउन में स्टोर करके देन फिर उसके हम क्या करते हैं, उसकी हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इस गाड़ी घोड़े पर लेकर जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम आगे सप्लाई करते हैं।
ठीक है, यही चीज़ें हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी, बट उस टाइम में हमने इन डेप्थ में पढ़ी थी। समरी को हम सबसे लास्ट में करेंगे कि जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है कि सप्लाई चेन इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब हाउ द ऑर्गेनाइजेशन आर लिंक्ड टुगेदर, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करती है। अब यहाँ पर सबका बिजनेस अलग अलग हो सकता है। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले का स्पेशली यही बिजनेस हो सकता है। प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री जो है, प्रोड्यूसर का यही बिजनेस हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का मतलब यही है कि यहाँ पे जो व्यक्ति बैठे हैं उनका काम ही यही है कि सामान को हमारे पास इकट्ठा करना, देन जिसके हिसाब से नीड हो रही है, जिसको जरूरत पड़ रही है, उसी को सामान सप्लाई कर देना। तो ये क्या करे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कैसे एक लिंक बिठाया जा रहा है, सप्लाई चेन यही बताती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ टोटल सिस्टम अप्रोच टू मैनेज the entire flow of the information, material, services from the raw material supplier through the factory and warehouses and to the end customer। मतलब कि आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, आपके पास मटेरियल आता है, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, सर्विसेज किस तरीके से फ्लो होती है, उन सब के बीच में आप प्रॉपर मैनेज करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए जी। द सप्लाई चेन स्ट्रक्चर इज अबाउट सेटिंग अप अ फ्रेमवर्क। आपने देखो, मैंने अब यहाँ पे ढांचा बनाया कि सामान अगर आपको टेबल तैयार करनी है तो आपको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और मैंने इस प्रोसेस को क्या नाम दिया था, याद हो तो आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, इसको हम कहते हैं चेन। सप्लाई का मतलब होता है कि सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे जिसके थ्रू आप सामान को आगे पहुँचा पाओगे। अगर आपके पास सामान ही नहीं है तो क्या आप सामान आगे पहुंचा पाओगे? ऑब्वियसली नहीं पहुंचा पाओगे। दैट्स अ रीजन सप्लाई का मतलब होता है कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज, अवेलेबल सोर्सेज, या फिर मैं कहूँ कि रिसोर्सेज। ठीक है, और मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट का मतलब है कि हर चीज़ को प्रॉपर मैनर से क्या करना, मैनेज करना, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, प्लानिंग करना, डिज़ाइन करना, ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंक्लूड होता है। तो अगर मैं इस चीज़ों को अगर सही ढंग से इस प्रोसेस में लेके आऊँगी, क्या फाइनल कस्टमर तक जल्दी से सामान नहीं पहुँचाएगा? ठीक है, अगर एक ने भी डिले किया तो कहीं ना कहीं हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी, टाइम लैग ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट है वो भी कस्टमर को भी ज़्यादा पड़ेगी और हमारे सप्लायर को भी ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, ये कहते हैं कि दैट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द स्टोरिंग एंड मूविंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द सप्लायर टू द कस्टमर। यही बात रिपीट की जा रही है। देन उसके बाद आ जाता है इसके अप्रोचेस। अप्रोचेस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना बहुत बोलो उतना ही कम है। ठीक है, सो इसको करते हैं। अप्रोचेस का मतलब क्या है कि कैसे हम सप्लाई चेन का यूज़ किया जा रहा है इन डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर। जब हम अगर बात की जा रही है फ्लो किया जा रहा है, या फिर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, या फिर हम कोई टूल का यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से सप्लाई चेन वहाँ पे एज अ रूल यूज़ हो ही जा रही है। ठीक है, ये कौन कौन सी अप्रोचेस पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन्फॉर्मेशन। देखो ये वाला पॉइंट ना हमने पहले भी किया हुआ है, क्योंकि जो उसके अंदर था ना कि वेरियस फ्लो ऑफ द सप्लाई चेन, तो यहाँ पे फ्लो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बट थोड़ा फिर भी मैं इस बार एक्सप्लेन करूँगी। इन्फॉर्मेशन, फाइनेंस और मटेरियल किस तरीके से फ्लो होता है, ये आपके लिए नए टॉपिक है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लो की बात कर लेते हैं। फ्लो का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं, इन्फॉर्मेशन, फिनेंस और मटेरियल। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब यही ले लेते हैं, टेबल किसने डिमांड की है? कस्टमर ने डिमांड की। यहाँ पे ये था कस्टमर। ठीक है, अब एक तो सिंपल टेबल आती है जो जिसके देखो 4 ये पैर लगे हुए हैं, सिंपल टेबल है। अगर मैं कहूँ कि मुझे इस तरीके से चाहिए कि यहाँ पे लाइट का भी स्टैंड हो, ठीक है, यहाँ से रोशनी लगाने के लिए बल्ब होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 2 ड्रॉर होने चाहिए, ठीक है, और नीचे भी पैर रखने के लिए एक लगा होना चाहिए। ठीक है, ये मैं कस्टमाइज कर रही हूँ इसको। ठीक है, और साथ ही साथ इसके इधर साइड भी एक ड्रॉर होना चाहिए कि अगर मुझे निकालने की जरूरत पड़े तो मैं इस ड्रॉर का यूज़ कर सकूँ। ठीक है, ये टेबल मैंने कस्टमाइज की। ओके, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आपने सबसे पहले डिमांड की, और डिमांड पूरी करने के लिए आपको सामान कौन प्रोवाइड करेगा? पीछे से फ्लो हो रहा है, यहाँ से ऐसे फ्लो होगा। ये मटेरियल जो हमेशा क्या होता है आपका, ऐसे फ्लो होता है। ये क्या है? मटेरियल। मटेरियल में क्या आ जाता है हमारे पास? टेबल। ठीक है,
टेबल किस तरीके से फ्लो हो रहा है, फॉरवर्ड फ्लो हो रहा है, मीन्स कि आगे की ओर फ्लो हो रहा है। अगर मैं बात करूं टेबल इसको पसंद आ गया, जैसे सिंपल पहले मैं कहूं कि 4 पहियों वाली, ये जो 4 टांगों वाली जो टेबल है ये सिंपल इस कस्टमर को पसंद आ गई है, तो ये क्या करेगा, इस टेबल की पेमेंट करेगा, इस टेबल की पेमेंट करेगा। तो पेमेंट इधर साइड जाएगी, पहले कस्टमर रिटेलर को करेगा, रिटेलर सामान खरीदे हुए को होलसेलर को करेगा, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर को करेगा, प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल वाले को करेगा। तो ये जो पेमेंट है, जो फंड है, जो कैश है, वो किस तरफ जा रहा है, इधर साइड जा रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, बैकवर्ड कहेंगे, राइट। जो कैश का फ्लो होता है वो मोस्टली क्या होता है, बैकवर्ड होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं चेंजेस लेके आने आपको टेबल के अंदर, कुछ एक आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर चेंज होना चाहिए, तो क्या होगा, पहले तो सप्लायर बताएगा कि जी हमारे पास तो इस तरह का सामान है। इन्फॉर्मेशन कैसे गई, इसको मैं पेन चेंज करती हूँ इसका, ओके। इन्फॉर्मेशन कैसे गई है, पहले हमारी इस तरफ गई है, ठीक है। देन कस्टमर कहता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इस तरीके से चाहिए। कस्टमर ने फिर क्या किया, इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ हो जाए। तो पहले इन्फॉर्मेशन इधर साइड हो सकती है, या फिर अगर कोई फीडबैक है या रिस्पॉन्स है वो इधर साइड हो सकता है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ चांसेस होती है कि आपका फॉरवर्ड भी होता है और आपका इन्फॉर्मेशन बैकवर्ड भी होती है। इज इट क्लियर, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरफ होती है। तो यहाँ पे कंक्लूजन की अगर बात करूँ, मटेरियल की अगर बात की जाए, प्रोडक्ट जब आप सप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट किस तरीके से फॉरवर्ड होता है, किस तरीके से मतलब आगे की ओर बढ़ता है, फॉरवर्ड कहते हैं उसको। और अगर बात की जाए मनी की, अगर बात की जाए पेमेंट की, वो कैसे होती है, वो बैकवर्ड होती है। देन अगर बात की जाए इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन किस तरीके से सप्लाई होती है, वो आपकी होती है बोथ। बट कुछ एक केसेस में ऐसा होता है, मैंने कहा कि मैंने सामान मंगवाया है, ठीक है, अमेजोन से सामान मंगाया है, फ्लिपकार्ट से मंगाया है, मिंत्रा से मंगवाया है, या फिर मैं कहूँ कि नाइका से मंगवाया है, बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने सामान मंगाया, मटेरियल उन्होंने मेरे पास भेज दिया। कई बार ऐसा होता है कि जो आपका गुड्स है वो डिफेक्टिव निकल जाते हैं, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि मैंने एक चॉकलेट मंगवाई है, ठीक है, ये सामने मेरे पास रखी है चॉकलेट, ये मैंने चॉकलेट मंगवाई है, ठीक है। और मैंने देखा कि आने के बाद कि ये एक्सपायरी है, क्या मैं उसको वापस नहीं करूँगी? ऑब्वियसली बात है, पहली बात तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सपायरी सामान ना बेचे। जस्ट एग्जाम्पल, अगर क्रॉकरी का सामान लेके आ रहे हो, टूटा हुआ आपके पास आ रहा है, तो क्या आप उसको वापस नहीं करेंगे? ऑब्वियसली बात है वापस करेंगे। तो मटेरियल कब बैकवर्ड की ओर पॉइंट जाता है कि जब आपको शिकायत हो, या फिर आप उसको रिटर्न करना चाहते हो, आपकी पसंद के हिसाब से नहीं आया, या फिर ज़्यादा आ गया, कम आ गया, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। मनी वापस कब जा सकती है, जब आप सामान वापस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पैसे आपकी तरफ मूव करेंगे, पैसे सप्लायर क्या करेगा, फिर आपको वापस पेमेंट बैक करेगा, राइट, कि आपकी पेमेंट करनी पड़ेगी उसको। इन्फॉर्मेशन तो है ही बोथ साइड, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस आपको याद रखने, ओके। चलो पॉइंट पे चलते हैं। क्या कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन है ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बेस पे ना जो प्रोड्यूसर होता है, कौन, जो प्रोड्यूसर होता है वो सामान को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, सामान को बनाता है। अगर इन्फॉर्मेशन जरा सी भी गलत हुई तो कहीं ना कहीं वो मार्केट में प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, राइट। किस ये होता है ना कि जो प्रोड्यूसर होता है वो किस तरीके से आज के टाइम में कैसे सामान बना रहा है, पहले मार्केट को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कैसे कैसे मार्केट में लोग डिमांड कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर वो सामान को कस्टमाइज करके बना रहा है, राइट। तो अगर जरा सी भी इंफॉर्मेशन गलत हुई तो नुकसान किसका है, प्रोड्यूसर का है। तो दैट्स अ रीजन जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना वो बहुत ही मतलब ठीक होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर सभी पार्टीज डिपेंडेंट होती है, चाहे वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो आपका डीलर है, चाहे वो आपका रिटेलर है, चाहे लॉजिस्टिक पार्टी है, या फिर कोई भी सब पर्सन है, सभी के सभी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। दैट्स अ रीजन कि जो इंफॉर्मेशन है वो किससे बनता है, इंटीग्रेटेड ऑफ द 3A से बनता है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। दैट्स जैसे कि इंसान के शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी और खून, ब्लड जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसको सर्वाइव करने के लिए, है ना। वैसे तो सभी चीज़ें, सभी बॉडी के पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ये बोला जाता है कि रीढ़ की हड्डी हो, इसी तरह से जो बिजनेस में है पैसा रीढ़ की हड्डी होता है, माइंड रीढ़ की हड्डी होती है, स्किल की बात की जाए तो इसी तरह से सप्लाई चेन में इंफॉर्मेशंस क्या बात की है, अगर आपको सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है तो आपकी इंफॉर्मेशंस बहुत अच्छे से फ्लो होनी चाहिए।
और इस 3A का मतलब क्या है बच्चे? इस 3A का मतलब है एक्यूरेसी, एक्सेसिबिलिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस। इन तीनों का मतलब समझते हैं। एक सेकेंड, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है पता है? मैं कह रही हूँ कि ठीक, एक्यूरेसी का मतलब क्या है? ठीक इन्फॉर्मेशन देना, रिलायबल इन्फॉर्मेशन। रिलायबल डाटा के ऊपर एक्यूरेसी डिपेंड करती है। अगर आपका डाटा ही रिलायबल नहीं होगा, अगर आपका डाटा ही मतलब गड़बड़ है, तो क्या आपकी डाटा की एक्यूरेसी होगी? क्या इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होगी? नहीं। तो दैट्स अ रीजन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन स्टार्ट विद द रिलायबल डाटा। रिलायबल डाटा से एक्यूरेसी स्टार्ट होनी, मतलब एक्यूरेसी आनी शुरू होती है। दिस मीन्स इंश्योर दैट डाटा इज कलेक्टेड करेक्टली एंटर सिस्टम विदाउट द एरर। बिना किसी गलती के आप उसको सिस्टम में डालो। अगर इनकरेक्ट डाटा होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो डिसीजन होगा वो क्या हो जाएगा? गलत लिया जाएगा, क्योंकि गलत आपके पास डाटा है तो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन भी लिया जाएगा। गलत डिसीजन लिया तो कहीं ना कहीं आपको भारी लॉस फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पर अगर आप पहुँचाना चाह रहे हैं वो इजिली वो पहुँच जाए। ठीक है, सीमलेस फ्लो हो जाए। दैट मीन्स जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग। अब हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की रिगार्डिंग बात चल रही है, राइट। अगर मैं कहूँ कि मुझे एक जैसे कि सूट स्टिच करवाना है, ठीक है, इवन मैं पैंट का एग्जांपल ले लूँ, मुझे पैंट स्टिच करवानी है तो पैंट कैसी होगी, किस तरीके से होगी, ये इन्फॉर्मेशन फाइनली टेलर को पता होनी चाहिए। ठीक है, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इजिली कहीं पर भी इजिली पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रखा है? द इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्लो सीमलेसली बिटवीन द ऑल द पार्टिसिपेंट इन द सप्लाई चेन। जितनी भी सप्लाई चेन के अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, उन सभी के पास वो इन्फॉर्मेशन इजिली पहुंच जानी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशंस और द लेवल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। चाहे वो लेवल कहीं पे का भी हो, चाहे टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे किसी भी लोकेशन पे विजिट कर रहा है ये पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स, तो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसे हम कहते हैं एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, दिस कैन बी अचीव थ्रू द इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये कैसे पहुंचेगी? आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम से। देखो मैंने आपको पहले ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि जब आप कोई काम कॉम्बिनेशन से कर रहे हैं ना, तो जब कॉम्बिनेशन से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो काम करने का आउटपुट होता है, इवन काम करने का जो तरीका होता है वो बहुत बढ़िया होता है, जिससे आपकी कॉस्ट भी कम आती है, हर चीज़ क्लियर फॉर्म में होती है। ठीक है, हर चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होती है, क्लियर इन्फॉर्मेशन होती है, क्लियर कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, देखो इंटीग्रेटेड का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा भी, एक आपको पिक्चर से शुरू में समझाना भी चाह रही हूँ। यहाँ पे देखो ये क्या है? कस्टमर है। यहाँ पर ये क्या है? कस्टमर है, ये बनाए हुए हैं कस्टमर। ठीक है, ये कस्टमर किससे डील कर, ये यहाँ पर अलग है कस्टमर, ये है सेलर। ठीक है, और इन्होंने सेलर ने इन्फॉर्मेशन दी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को। दूसरा पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ने मैन्युफैक्चरिंग को दी, मैन्युफैक्चर का पॉइंट। देन फिर आ जाता है परचेजिंग डिपार्टमेंट, जिसको हम क्या कहेंगे, जो सेलर है जो रॉ मटेरियल क्या कर रहा है, आपको अवेलेबल करवा रहा है। ठीक है, इस पूरी चेन के अंदर यहाँ पर पूरी एंटायर चेन के ऊपर हम फोकस करेंगे। ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर लोकल फोकस के ऊपर की बात करें, हम ग्लोबली फोकस करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो इन्फॉर्मेशन है इजिली पहुँच जा सकती है। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है कि पूरी इन्फॉर्मेशन होना। ठीक है, आधी अधूरी नहीं होना। अप्रोप्रिएट मतलब कि पूरी इन्फॉर्मेशन होना, रेलिवेंस होना, जिस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँ कि यहाँ पर ये फैक्ट्री है, आपकी वुड की फैक्ट्री है यहाँ पर। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है ये आपका क्या है? वुड है। वुड को टेबल, चेयर्स, इनके अंदर, डोर्स के अंदर, विंडो के अंदर, इनमें कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ क्लॉथ्स के रिगार्डिंग, गारमेंट्स के रिगार्डिंग। क्या आपके लिए इन्फॉर्मेशन फेवरेबल है? क्या आपके लिए ये रेलिवेंट है? नहीं होगी। तो इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू बिजनेस, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ही आप क्या कर सकते हो? इन्फॉर्मेशन को सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड शुड बी रेलिवेंट टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ द रेसिपिएंट। जिसको जिस चीज़ की जरूरत है उसको वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सेंडिंग इररेलिवेंट और ओवरली डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी ओवरवेल्म यूजर्स एंड हिंडर्स देयर एबिलिटी टू फोकस ऑन द क्रिटिकल आस्पेक्ट। मतलब कहीं ना कहीं आप किसी और की इन्फॉर्मेशन कहीं और दे रहे हो, कहीं और की इन्फॉर्मेशन किसी और को दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो एबिलिटी है वो आपकी उस पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज नहीं होने वाली, राइट। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। ठीक है, अब आ जाती है फिनांस के बारे में। फिनांस को हम किसके नाम से और जानते हैं? हम इसको मनी के नाम से और जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो
मनी की बात की जाए तो एवरी गुड्स हैज़ इट्स वैल्यू इन द मनी टर्म। अब मैं कह रही हूँ कि आपने ये टेबल परचेज की है, क्या इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी? ऑब्वियसली बात है, वैल्यू तो होगी। मैं कह रही हूँ कि मैंने 5,000 की या फिर मैं कहूँ कि 6,000 की वैल्यू टेबल खरीदी है। गुड्स मिलने के बाद ये जो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उसको क्या करे, पेमेंट करे। तो हर एक गुड्स की, हर एक आइटम्स की क्या होती है, एक वैल्यू होती है जो कि मनी टर्म में होती है, ठीक है। और ये कैसे कैसे फ्लो होती है, अब यहाँ से रिटेलर से मैंने बताया कि जो मनी का फ्लो कैसे होता है, बैकवर्ड होता है, पीछे की ओर होता है, ठीक है। अब यहाँ से रिटेलर से होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से प्रोड्यूसर से फिर ये सेलर के ऊपर जा रही है। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे लिखी है, ठीक है। यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि आपको जो फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द क्लाइंट टू द रेसिपिएंट्स प्रोड्यूसर इज देयर बट समटाइम इट इज आल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड। कई बार ये भी होता है कि अब मैंने कहा कि कस्टमर से यहाँ पर सेलर की ओर जा रही है, जिसने रॉ मटेरियल को प्रोवाइड किया है, ये जो मनी है वो इस तरीके से इस तरफ जा रही है। बट कुछ एक चांसेस भी होता है कि ये आपके बिल्कुल अपोजिट जा सकती है, सेलर से इधर साइड भी जा सकती है। कब होता है, जब आप क्या करते हो, डेबिट नोट इशू करते हो। अब आपको ये दो कंसेप्ट पता होना चाहिए, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, ये कौन इशू करते हैं, ठीक है। मैं समझाती हूँ इसको। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो सेलर है, ठीक है, और यहाँ पर ये है बायर, ठीक है। सेलर ने, अब बायर ने इसको डिमांड किया कि आप मुझे गुड्स प्रोवाइड कीजिए। मैंने कहा कि मैंने 3 टेबल परचेज की है, 15,000 रुपये की सामान हो गया, ठीक है। 3 टेबल एट द रेट ऑफ 5,000 पर पीसीस, देन मेरे पास अमाउंट कितनी होगी, 15,000 रुपये होगी। अब बायर की लायबिलिटी कितनी बनी है बच्चे, लायबिलिटी का मतलब होता है कितने इसको पे करने रहते हैं। अब सेलर को 15,000 रुपये पे करने हैं, ठीक है। ये डील हुई, सेलर ने इसको गुड्स प्रोवाइड किए, 3 टेबल प्रोवाइड की, ठीक है, और 15,000 लेने के लिए ये मतलब कैपेबल होगा कि हाँ अब ये ले सकते हैं। बट बायर ने देखा कि इसका सामान 3 टेबल में से 2 टेबल ठीक है, बट 1 टेबल क्या है, गलत है, खराब है, टेढ़ी मेढ़ी है, टूटी फूटी है, जैसे भी है, ठीक है। तो क्या बायर इस टेबल को वापस नहीं करेगा? ऑफकोर्स करेगा, क्योंकि इसके पैसे का नुकसान हो रहा है। अब 1 टेबल कितने की थी बच्चे जो वापस कर रहा है, वो 5,000 रुपये की थी, तो इसकी लायबिलिटी कितने से कम होगी है, 5,000 रुपये से कम होगी। इसकी लायबिलिटी कितनी रहेगी है, 10,000 रुपये की, ठीक है। अब इस केस में सबसे पहले डेट इशू कौन कर रहा है, बायर इशू कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए, इंटीमेशन देने के लिए डेट नोट प्रोवाइड किया जाता है फर्स्ट पार्टी के द्वारा कि मैं आपके द्वारा प्रोवाइड किया गया सामान को मैं वापस कर रहा हूँ, ठीक है। ये डेट नोट किसने इशू किया है, बायर ने इशू किया है। अब यहाँ से सेलर एक नोट इशू करेगा जिसको हम कहते हैं क्रेडिट नोट। क्यों इशू करता है, क्योंकि क्रेडिट नोट आपका एक्नॉलेजमेंट देने के लिए होता है। एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, बायर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है कि आपने जो मेरे को नोट दिया है, आपने जो मेरे को वापस गुड्स दिया है वो मेरे को मिल चुके हैं, ये इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करने के लिए क्रेडिट नोट इसलिए दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस के अंदर लायबिलिटी किसकी कम हो रही है, बायर की कम हो रही है, और सामान क्या है, डिफेक्टिव है। इस केस में बायर क्या करता है, डेट नोट इशू करता है। बट बहुत सारे केसेस के अंदर ये अपोजिट भी होता है। मैं एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पर ये है सेलर, ये है बायर, ठीक है, और यही सेम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट सेलर ने क्या कर दिया, इसको 3 टेबल की बजाय 4 टेबल इसको प्रोवाइड कर दी एट द रेट ऑफ 5,000 रुपीज़। तो कितने हो गए, 20,000, ठीक है। और इसके लिए एक नोट इशू किया जाता है सेलर के द्वारा कि मैंने आपको एक्सेस में जो अमाउंट दिया है, एक्सेस में जो क्वांटिटी दी है, उसके रिगार्डिंग ये नोट इशू करेगा। इस टाइम जब फर्स्ट टाइम जब आप कोई पर्सन कर रहा है नोट को, उस टाइम हम क्या कहेंगे, इसको डेट नोट कहेंगे। यहाँ पर लायबिलिटी किसकी बढ़ रही है, वैसे नॉर्मली कितनी लायबिलिटी थी, 15,000 लायबिलिटी, अब कितने से बढ़ रही है, 5,000 से बढ़ रही है, तो टोटल लायबिलिटी कितनी होगी पे करने के लिए, 20,000 रुपीज़ होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी अगर मैं आपको और अच्छे से डिफरेंस की बात की जाए, डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर, सबसे पहला कि यहाँ पर जो आपका सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स या फिर सर्विसेज कभी रिटर्न नहीं होती, इसको हम रिरेज कर लेते हैं।
गुड्स रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुड्स रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू में कौन डेट नोट इशू कर रहा था, बायर इशू कर रहा था, ठीक है। और अगर बात की जाए गुड्स एक्सेस में है, ठीक है, गुड्स एक्सेस में है तो कौन इशू करता है, सेलर करता है, ठीक है। और इसके बदले में आपको ये आपने इंटीमेशन दिया बायर ने और इसका एक्नॉलेजमेंट बायर को देता है, तब वहां पर कौन इशू करता है, क्रेडिट नोट इशू किया जाता है बाय द सेलर के थ्रू, ठीक है। ये इंटीमेशन के लिए तो करता है, ये आपको एक्नॉलेजमेंट के लिए करता है, ओके। यहाँ पर और इतना ज़्यादा कुछ इसके अंदर खास नहीं है, आपको इतना ही समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मटेरियल के बारे में। मटेरियल क्या होता है, जो आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, और मोस्ट ऑफ चांसेस होता है कि ये यूनि डायरेक्शनल होता है, मतलब एक डायरेक्शन में जाता है, वन डायरेक्शन, सिंगल फ्लो में जाता है, ठीक है। ये आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा। मटेरियल आपका फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन बहुत जो फंड है फॉरवर्ड भी जा रहा है और आपका बैकवर्ड भी जा रहा है, इजिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका जो पॉइंट था, इंफॉर्मेशन तो होगी है, फ्लो थ्रू द सप्लाई चेन तो हो गई है। अब आप बात करते हैं डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग। डिसीजन किस किस के रिगार्डिंग लेंगे आप, मटेरियल के रिगार्डिंग लेंगे, प्रोसेस होगी आपकी, एक लॉजिस्टिक होता है। अब डिसीजन किसके ऊपर लेंगे बच्चे, डिसीजन जो आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी, अगर वो इंफॉर्मेशन ठीक है तो कहीं ना कहीं आपका जो डिसीजन है वो भी क्या होगा, ठीक होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि जो मटेरियल के रिगार्डिंग आप डिसीजन ले रहे हैं, देखो मैनेजमेंट रिक्वायर द डिसीजन ऑन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट एंड द फंड्स। इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले मटेरियल के बारे में बात की जा रही है। ऑर्गेनाइजेशन आर द कॉन्स्टेंटली फेस्ड विद द डिफरेंट डिसीजन। आप काफ़ी सारे डिसीजन के लिए आपको काफ़ी सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं कॉन्स्टेंटली, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिचुएशन आई रहती है कि हाँ इसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है, इसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। तो आपके पास अवेलेबल जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से कोई भी वन ऑफ द मोस्ट सेलेक्टेड, वन ऑफ द बेस्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। ये तभी सिलेक्ट होगा जब आपके पास एक्चुअल लेवल पे इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिसीजन मस्ट बी टेकन रिगार्डिंग द मटेरियल टू सप्लाई एंड सपोर्ट द बैलेंस ऑफ द डिमांड एंड द सप्लाई एंड द इफेक्टिवली कोप विद द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स फ्लो इन द सप्लाई चेन। दैट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जितनी भी मार्केट में डिमांड हो रही है आपके प्रोडक्ट की, क्या आपके पास उतनी सप्लाई है या नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर जितनी सप्लाई है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, अपनी डिमांड के साथ सप्लाई भी क्या कर सकते हो, सप्लाई डिमांड के साथ मीट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा। ये बीच वाला पॉइंट आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए प्रोसेस, प्रोसेस क्या होती है कि कस्टमर से फाइनल जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर से फाइनल कस्टमर तक किस तरीके से सामान जाता है, इंफॉर्मेशन जाता है, उसकी बात की गई है, ठीक है। तो साइकिल व्यू आपको दिखाया गया है। देखो ये साइकिल मैंने आपको पहले ही बताई है कि कस्टमर से सेलर, सेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे पास मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से जो प्रोड्यूसर होता है या फिर मैं कहूँ कि परचेजिंग डिपार्टमेंट, देन उसके बाद ये जो सप्लायर है जो उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक सबसे पहले साइकिल कौन सी होती है, कस्टमर साइकिल होती है, जिसके अंदर कस्टमर और रिटेलर का रिलेशनशिप बताते हैं कि कस्टमर किस तरीके से रिटेलर को फंड प्रोवाइड करता है, किस तरीके से मतलब पैसे पेमेंट करता है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, रिटेलर किस तरीके से कस्टमर को सामान देता है। सेम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का रिलेशन दिखाया हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट साइकिल कहते हैं। मीन्स कि अपने गोडाउन को क्या किया जा रहा है, दोबारा से अपने मटेरियल से भरा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, नेक्स्ट क्या है, प्रोक्यूरमेंट साइकिल है। तीनों चारों साइकिल को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, अगर एक ही प्रोसेस आपको समझ में आएगी तो ऑब्वियसली बात है बाकी आसानी से समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम कस्टमर ऑर्डर साइकिल किया, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोसेस पढ़ रहे हैं। प्रोसेस किसका पार्ट है, डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे देखो कस्टमर ऑर्डर साइकिल, सबसे पहले कस्टमर क्या करता है, ऑर्डर करता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व ऑल द प्रोसेस डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दर इज रिसीविंग एंड द फिलिंग द कस्टमर ऑर्डर। यहाँ पर सीधा डायरेक्टली जो रिटेलर के पास जो ऑर्डर जा रहा है कस्टमर का, वो क्या किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कस्टमर अराइवल। अराइवल का मतलब होता है किसी लोकेशन पे आप क्या कर रहे हो, पहुंच रहे हो, ठीक है। इट मीन्स द कस्टमर अराइव एट अ लोकेशन, कस्टमर क्या कर रहा है, उस लोकेशन पे पहुंच रहा है, वेयर ही हैज टू बी एक्सेस हिज चॉइस एंड द डिसाइड रिगार्डिंग आ परचेज। क्या उसे परचेज करना है, कितना परचेज करना है, किस तरीके का परचेज करना है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच रहा है।
कस्टमर ऑर्डर एंट्री, अगर कोई कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, इसकी कोई ऑफर कर रहा है कि मुझे इस तरह का रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, इट रेफर टू द कस्टमर इन्फॉर्म द रिटेलर, रिटेलर को वो इन्फॉर्म करेगा व्हाट प्रोडक्ट दे वांट टू परचेज, कौन सा प्रोडक्ट वो परचेजर क्या है, मतलब कस्टमर क्या है खरीदना चाहता है, वो रिटेलर को बताएगा कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, है ना। हमने पीछे उसमें पढ़ा था ना एग्जाम्पल के अंदर कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप मार्केट में जा रहे हो, आप ये बता रहे हो कि मुझे इस तरह की जैसे चौकियाँ होती है, ठीक है, बैठने की, जो जिसको हम कहते हैं पिड्डी, राइट, पता है, चौकी बोलते हैं, पिड्डी बोलते हैं, या फिर हम कहेंगे छोटी पिड्डी बोलते हैं। तो अब क्या चल रही है, बिल्कुल ऐसे इतनी बड़ी बड़ी पिड्डियाँ चल रही है, ठीक है। तो अब मार्केट में जा रहे हो तो आप उस दुकानदार वाले को क्या कह रहे हो कि ऐसे से डिज़ाइन है उसका, कुर्सी टाइप में भी चली हुई है वो पीढ़ियाँ, ठीक है। तो आप उसको आइडिया दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो कि अगर नेक्स्ट संडे को ना मैं ले आऊँगा, वो दुकानदार भी कहते हैं फिर, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्डर देना, रिटेलर को बताया कि कौन सा सामान आपको चाहिए, देन रिटेलर फिर आपको सामान रिप्रेजेंट करके दिखाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कस्टमर ऑर्डर एंट्री प्रोसेस टू इंश्योर दैट ऑर्डर एंट्री इज क्विक, एक्यूरेट, शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द पार्टी रिलेटेड टू इट। अगर आपको ऑर्डर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो कस्टमर से आपके पास आया रिटेलर के पास, तो रिटेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से सही इन्फॉर्मेशन सारी की सारी पार्टीज़ को बताए, कम्युनिकेट करे, तभी तो सामान बन के आएगा। कस्टमर ऑर्डर रिसीव, अगर उसने ऑर्डर किया था वो एक्चुअल में आपको मिल चुका है, मिलेगा कब, जब आपके पास उस चीज़ की ऑनरशिप हो जाएगी। जब भी आप किसी ऑनलाइन साइट से कोई सामान मंगवाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपने सबसे पहले ऑर्डर किया, देन आप शिपमेंट भी देखते हो ना कि आपका सामान कहाँ पहुँच चुका है, ट्रेसेबिलिटी का पॉइंट किया था ना हमने पीछे। तो सेम एज इट इज़ यही है कि फिर आपके पास वो डोर पे आता है, देन आपके पास OTP आता है, देन आपको क्या कहते हैं कि थैंक यू, आपने हमसे शॉपिंग की है, आपका सामान अब पहुँच चुका है। तो जब आपके पास जो ऑनरशिप आ जाती है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो आप क्या कहते हैं, उसको ऑर्डर आपको रिसीव हो गया है और उसकी आप कंप्लीटली पेमेंट भी कर देते हो, ठीक है। ये देखो कस्टमर की साइकिल को क्या कहते हैं, कस्टमर साइकिल ऑर्डर कहते हैं। रिटेलर की साइकिल को क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट साइकिल कहते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप अपने गोडाउन के अंदर, आप अपने शॉप को क्या किया जा रहा है, सामान को वापस से भर रहे हो, जो सामान बिक चुका है उसकी बजाय नया सामान आप रिफिल कर रहे हो, दैट मीन्स रिफिल करना, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, मैन्युफैक्चर को बोला जाता है। लास्ट क्या कहा जाता है, प्रोक्यूरमेंट साइकिल, कि आप सामान को किस तरीके से अरेंज किया जा रहा है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। रिप्लेसमेंट साइकिल की बात की जाए तो कैसे होती है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे कि कस्टमर साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, कस्टमर से स्टार्ट हो रही थी, तो ये आपकी है रिटेलर की साइकिल। तो नॉर्मल सी बात है, ये कहाँ से शुरू होगी, रिटेलर प्लेस से स्टार्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पर अब कस्टमर का मतलब क्या था कि जो डिमांड कर रहा है, अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। और ये डिमांड किससे की, इन्होंने रिटेलर से की, ठीक है। अब यहां पर रिटेलर की प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो रिटेलर अब डिमांड कर रहा है, किससे करेगा डिमांड, वो डिमांड करेगा आपके, अभी मैंने ऊपर देखो बताया, किससे करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर से करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से करेगा। अब यहाँ पे डिमांड करने वाला हर बार क्या कहला जाएगा, कस्टमर कहला जाएगा। अब यहाँ पे यही डिमांड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आपका कस्टमर है वो कौन होगा, आपका रिटेलर कस्टमर होगा, ठीक है। इसमें दो पॉइंट है कि आप पहली बात तो डिमांड कौन कर रहा है, रिटेलर कर रहा है। रिटेलर अब किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, कस्टमर की तरह ट्रीट किया जाएगा। किसको डिमांड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को डिमांड कर रहा है, ओके। लाइक अ कस्टमर ऑर्डर साइकिल एक्सेप्ट दैट द रिटेलर इज अ कस्टमर हेयर, यहाँ पर कस्टमर क्या है, रिटेलर है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस साइकिल इज टू बी रिप्लेनिशिंग इन्वेंट्री एट द रिटेल एट द मिनिमम कॉस्ट। इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसका ये ऑब्जेक्टिव भी है कि अपनी इन्वेंट्री को वो जल्दी से जल्दी जितना हो सके भरे, और जितना जितना हो सके उतनी उसकी कॉस्ट क्या है, कम आए, ओके। देखो यहाँ पे ये भी सेम, इसकी भी ऐसी प्रोसेस है। क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर को बता रहा है कि मुझे सामान चाहिए, तो उससे सामान को लेने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर को ट्रिगर करना पड़ेगा। ट्रिगर का मतलब होता है कि बच्चे कि आप पहले से ही प्री डिसाइड कर लेते हो कि इस टाइम पे इतने प्राइस पे मुझे सामान खरीदना है। एग्जाम्पल के मैं लेती हूँ, मैं कह रही हूँ कि अब जैसे विंटर आ रही है, ठीक है, क्या जो आपके हीटर हैं, ठीक है, और जो आपका जैसे कि ब्लैंकेट है, ठीक है, और मैं और क्या लूँ एग्जाम्पल, गीज़र है, ठीक है, ये सारी की सारी आइटम मैंने बताई आपको, क्या ये आइटम ऑन द स्पॉट मिल जाएगी, आपने ऑर्डर किया तभी मिल जाएगी,
नहीं ना, इनको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से ही आपका जो रॉ मटेरियल है उसको क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, राइट। अगर आपने पहले से इसको परचेज नहीं किया होगा तो नॉर्मल सी बात है, कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी ऑन द स्पॉट आपको प्रोड्यूस करने में, ठीक है जी। अगर मैं इन सामानों को बल्क में खरीद रही हूँ, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में खरीद रही हूँ, तो नॉर्मल सी बात है मैं पहले से एक प्राइस सेट करके रखूँगी, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि जिसका रॉ मटेरियल है मैं 900 रुपये तक मैं ले सकती हूँ, ठीक है। मिनिमम प्राइस मैंने आपको सेट करके दे दिया कि ये मेरा मिनिमम प्राइस है, मैं 900 से रॉ मटेरियल परचेज कर लूँगी। तो ऐसा प्राइस जहाँ पर आपने टैग कर दिया कि मैं यहाँ तक मेरी लिमिट है, मैं इतनी लिमिट तक मैं सामान को खरीदूंगी, तो ट्रिगर का मतलब होता है कि आपने रिटेल ऑर्डर ट्रिगर करना, मीन्स कि रिटेलर ने रॉ मटेरियल सामान खरीदने के लिए एक प्राइस सेट कर दिया कि इस प्राइस तक ही मैं खरीदूंगा, इससे ऊपर गया तो मैं नहीं खरीदूंगा, ठीक है। देन क्या होगा, अगर वो सेलर मान जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर मान जाता है, तो आपके रिटेलर की ऑर्डर की एंट्री होगी, रिटेलर ऑर्डर एंट्री होगी तो ऑर्डर को फुलफिलमेंट भी किया जाएगा, और फुलफिलमेंट हो गया तो रिटेलर को फिर वो सामान वापस भी मिलेगा, मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट फुल होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, आप देखो मैन्युफैक्चर किसके पास जाएगा, मैन्युफैक्चरर किसके पास जा रहा है, सप्लायर के पास जा रहा है, राइट। समझ पा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के पास जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर के पास जाएगा। सबसे पहले ऑर्डर अराइवल की बात की जा रही है। ऑर्डर अराइवल का मतलब क्या है कि आप फिनिश गुड्स के अंदर वेयर हाउस और डिस्ट्रीब्यूटर सेट आर द रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर ट्रिगर बेस्ड ऑन द इज अ फोरकास्ट फ्यूचर डिमांड एंड द करंट इन्वेंट्री, दिस ऑर्डर कन्वे टू द मैन्युफैक्चरिंग। जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने मैन्युफैक्चरर को इंफॉर्मेशन दी, उसको बताया, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, जो सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और सामान को डिस्ट्रीब्यूट कौन कौन करते हैं, इसके अंदर दो पार्टी आती है, एक तो हमारा जो गोडाउन का मालिक होता है, और एक जो हमारे सामानों को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। यहाँ पर एक तो हो गया होलसेलर, वेयर हाउस वाले पर्सन को बोला जाता है, और एक हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन पर्सन को बोला जाता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन देंगे कि आपका जो फिनिश गुड्स है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, इन्होंने भी कुछ एक प्राइस सेट की जाती है। ट्रिगर का मतलब होता है कोई प्राइस सेट किया होता है जिसके बेस पे वो सामान खरीदेंगे, और वो पहले से ही क्यों खरीदते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, गोडाउन के अंदर सामान बहुत पहले एक्सेस में होना चाहिए, क्योंकि डिमांड कभी भी किसी भी टाइम बढ़ सकती है, कम हो सकती है। तो वो ट्रिगर बेस्ड ऑन द फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर डिमांड, फ्यूचर में क्या डिमांड होने वाली है। अब देखो, अब सर्दी के टाइम में ना गर्मियों के सामान बनते हैं, गर्मी के टाइम में सर्दियों के सामान बनते हैं, हमेशा अपोजिट साइकिल चलती है प्रोडक्शन वालों की, ठीक है। इसी वजह से जो रॉ मटेरियल होता है वो पहले ही 9-10 महीने पहले ही खरीद लिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे वो सामान बहुत महंगा मिलता है, रीज़न ये है, ठीक है। तो फ्यूचर डिमांड को एस्टिमेट करते हुए आप क्या कर रहे हो, अपने करंट इन्वेंट्री को देखते हुए, फ्यूचर डिमांड को देखते हुए अपनी जो इन्वेंट्री है, अपनी जो स्टॉक है, उसको दोबारा से क्या करोगे, रिफिल करोगे। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग किया जाएगा, मीन्स की प्रोडक्ट को कब कितना बनाया जा रहा है उसको बताया जा रहा है। प्रोडक्शन एंड शिपिंग की बात की जा रही है, प्रोडक्ट बनने के बाद उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, शिप किया जा रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर इज अ प्रोडक्शन शेड्यूल के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब क्या होता है कि आपने जो ऑर्डर दिया था वो आपको फाइनली मिल रहा है। इन दिस प्रोसेस द प्रोडक्ट इज रिसीव बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर, फिनिश गुड्स, वेयर हाउस, प्लेस एंड देन इन्वेंट्री रिकॉर्ड आर टू बी अपडेटेड, ठीक है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन, जैसे भी इन्फॉर्मेशन जिस भी प्लेस से इन्फॉर्मेशन मिली थी वो ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर आपको मिल रही है, अपडेट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोक्यूरमेंट साइकिल की बात की जा रही है। प्रोक्यूरमेंट साइकिल का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को अरेंज किया जा रहा है, ठीक है, कितना कितना अरेंज होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा था ना, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड। प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या है कि किसी फंड को आप कहाँ कहाँ से अरेंज कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने मटेरियल को, आप अपने रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ से मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। प्रोक्यूरमेंट साइकिल ओकर एट अ मैन्युफैक्चरर के पॉइंट पे होती है और एक सप्लायर के पॉइंट पे होती है, ठीक है। इंटरफेस एंड द इंक्लूडिंग ऑल द प्रोसेस इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट द मटेरियल आर अवेलेबल ऑन द मैन्युफैक्चरिंग अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट तक वो सामान होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर सप्लायर के पास अगर नहीं होगा तो वो भी कहीं ना कहीं से तो अरेंज जरूर करके आएगा,
मैं कह रही हूँ कि इस सप्लायर के पास नहीं है, तो वो क्या कहेगा कि उससे खरीद लो, या उससे या फिर उससे। ये अपने सोर्सेज को अलग अलग बता देगा कि इससे सामान मिल जाएगा अगर मेरे पास नहीं है तो। ठीक है, ये देखो ये पूरी साइकिल यहाँ पे आ गई है, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ, अगर नज़र आए तो बताना। ठीक है, नजर आ रहा है। प्रोक्यूरमेंट साइकिल, ऑर्डर बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरर नीड एंड द सप्लायर रिक्वायरमेंट। सप्लायर की रिक्वायरमेंट और मैन्युफैक्चरर की नीड के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, ऑर्डर को बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सप्लायर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। आपने क्या किया, अपना शेड्यूल सेट कर दिया कि आपको इतने टाइम के ड्यूरेशन के बाद आपको ये चाहिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट प्रोक्यूरमेंट एंड शिपिंग। जो भी आपके पास जो रिसोर्सेज थे आपने उनको अरेंज किया, देन उसको शिप मतलब डिलीवर के लिए रख दिया, देन आपको फाइनली वो क्या हो गया है, रिसीव हो रहा है। ये होती है प्रोक्यूरमेंट साइकिल बच्चे। ठीक है, आ गया समझ में। देखो ये थोड़ा बेसिक सा है, इसको आप पॉइंट्स याद कर सकते हो। देन उसके बाद आ जाती है हमारे पास पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी। दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन पेपर के अंदर भी मैंने डिस्कस किया हुआ था यहाँ पर, कि जो पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी के बीच में डिफरेंस क्या है, ये कौन कैसे कब अप्लाई किया जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है ये है एक कस्टमर है मिस्टर एक्स। ठीक है, यहाँ पर है बहुत सारे कस्टमर। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं बनाती हूँ आपके प्रोड्यूसर को, यहाँ पे मैं लगाती हूँ मैं अपने एक प्रोड्यूसर को। ठीक है, दो कंडीशन लेके चल रही हूँ, दो केस लेके चल रहे हैं। केस नंबर 1 ये है और केस नंबर 2 आपका ये है। इज इट क्लियर? चलिए जी, अब यहाँ पर कस्टमर ने ऑर्डर दिया, मिस्टर एक्स ने ऑर्डर दिया कि मुझे ये सामान चाहिए। इन्होंने क्या किया, इंस्टेंट आपको ऑर्डर दिया और आपने उसके हिसाब से ऑर्डर देते ही आपने सामान को क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है, ये कब प्रोड्यूसर कब बना रहा है सामान, कस्टमर के ऑर्डर देने के बाद। राइट, ऑर्डर देने के बाद प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, अपने अपने कस्टमर के लिए सामान बना रहा है। एक तरफ ये है कस्टमर जिन्होंने अभी तक ऑर्डर नहीं दिया, ये ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं, अभी दिया नहीं है, अभी दे सकते हैं। प्रोड्यूसर सोच रहा है कि ये ऑर्डर देंगे जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं इसको अभी से बना के रख दूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी दिया आपको, जैसे हीटर का दिया मैंने अभी आपको एग्जाम्पल, और कौन था, गीज़र का एग्जाम्पल दिया मैंने। ठीक है, वुलन के जो जितने भी कपड़े होते हैं उन सबका एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर मान के चल रहा है कि जब सर्दियां आएंगी तब ये सारे के सारे कस्टमर इन प्रोडक्ट के लिए ज़रूर बोलेंगे और तब मैं उनको एकदम से प्रोवाइड कर दूंगा। प्रोड्यूसर की यहाँ पे थिंकिंग क्या है, फोरकास्टिंग कर रहा है, ये एंटीसिपेटेड कर रहा है। मतलब एंटीसिपेटेड का मतलब होता है कि वो फ्यूचर के रिगार्डिंग सोच रहा है कि ऐसा कुछ होगा, फोरकास्ट कर रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस के अंदर क्या है, कस्टमर के ऑर्डर मिलने के बाद आपने प्रोड्यूसर ने सामान बनाया। सेकंड केस में क्या है, कस्टमर ने ऑर्डर नहीं दिया, कस्टमर ने क्या किया है, अभी प्रोड्यूसर एंटिसिपेट कर रहा है, अभी प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, फोरकास्ट कर रहा है कि ऐसा कुछ होगा। ये स्ट्रैटेजी होती है। इस स्ट्रैटेजी को क्या कहते हैं, पुल स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक है, और इस स्ट्रैटेजी को क्या कहते हैं, पुश स्ट्रैटेजी कहते हैं। इसमें सप्लायर जानबूझकर ऐसे कहते हैं ना, पुश करो, धक्का दो। राइट, जानबूझकर उन्होंने क्या किया, अपनी फोरकास्टिंग करके ये सोचा कि कहीं ना कहीं मैं ये सामान बनाऊंगा तो मार्केट में इसको मैं बेच ही दूंगा, कैसे ही करके मैं इसको धक्का दे दूंगा, मेरी दुकान से तो निकलेगा ही, कैसे ही बेच दूं मैं इसको ना। पुश स्ट्रैटेजी। ठीक है, पुल स्ट्रैटेजी का मतलब यहाँ पर कस्टमर खुद आ रहे हैं, मैं उनको खींच रहा हूँ कि मेरे पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि मैं आपकी नीड और आपकी रिक्वायरमेंट, आपके डिजाइन के हिसाब से मैं सामान बना रहा हूँ, मैं आपको खींच रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर पहले मिलता है फिर मैन्युफैक्चर होता है, यहाँ पे ऑर्डर पहले नहीं मिलता, पहले मैन्युफैक्चर होता है, फिर यहाँ पर ऑर्डर मतलब आता है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपको
पिक्चर से समझ भी आ रहा होगा कि ये क्या कहना चाह रही है। देखो क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा एक बार मैं देख लेती हूँ। हाँ राइट, आपको दिखाई दे रहा है ना सबको। चलो, तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले कस्टमर नजर आ रहा है। कस्टमर क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर वालों को ये बता रहा है कि मुझे ये सामान चाहिए, ठीक है। देन मैन्युफैक्चर क्या करेगा, उसको बनाएगा, और ये कहाँ कहाँ से सामान अरेंज कर रहा है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी भी सप्लायर से ये क्या कर सकता है, सामान को अरेंज कर सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल डेट। मीन्स कि जिस दिन आपको सामान बेचना है उस दिन के लिए आपको ऑर्डर इंस्टेंट मिला है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखो, द प्रोसेस इज इनिशिएटेड इन द रिस्पॉन्स टू अ कस्टमर ऑर्डर। इनिशिएटेड का मतलब होता है स्टार्ट होना। ये प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, जब कस्टमर का ऑर्डर हमें मिल जाता है। पुल प्रोसेस में भी आल्सो रेफर टू द रिएक्टिव प्रोसेस। इसे रिएक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर मिलने के बाद फिर प्रोड्यूसर एक्शन में आता है कि हाँ मुझे कुछ करना है, मैं कुछ कर सकता हूँ, राइट। दैट्स अ रीजन बिकॉज दे रिएक्ट टू द कस्टमर डिमांड। ये कस्टमर की डिमांड के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, ये नहीं कि हम पहले ही बना के रख दें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पुश स्ट्रैटेजी के बारे में, कि द पुश स्ट्रैटेजी, देखो यहाँ पे आपको फिर मैं दिखाती हूँ पिक्चर के थ्रू, कि जो पहले सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग पहले सामान बना लेता है, सप्लायर से अरेंज करके, देन डिस्ट्रीब्यूटर के पास भिजवा देता है। कस्टमर ने डिमांड की तो कस्टमर के पास जाएगा। यहाँ पे कस्टमर नहीं कर रहा, नहीं, यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से फ्लो हो रहा है। बट पुल स्ट्रैटेजी के अंदर कैसे था, पुल स्ट्रैटेजी में ऐसे ऊपर की ओर जा रहा था ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द पुश प्रोसेस ऑफ द सप्लाई चेन इज अ वन वेयर प्रोजेक्टेड डिमांड determine what enter the process. Execution is initiated in anticipation of the customer order. समझ में आ रहे हैं, सब कुछ पता लग रहा है। ये कह रहे हैं कि जो हमारा काम करने का जो शुरू होता है, प्रोसेस कब शुरू होता है, हमारे प्रोजेक्टेड डिमांड के ऊपर होता है। हम ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ होगा, एंटिसिपेटेड कस्टमर की डिमांड पर होता है कि कस्टमर ऐसा जरूर होगा, ठीक है, कस्टमर ऐसे जरूर सोचेगा, सॉरी। पुश स्ट्रैटेजी में आल्सो भी रेफर टू आ स्पेक्यूलेटिव प्रोसेस। इसे हम कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि ये स्पेक्यूलेटिव है। स्पेक्यूलेटिव का मतलब अगर बात की जाए तो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस होता है ना, ये कहते हैं कि सट्टेबाजी वाला बिजनेस। गेम भी होता है, काफ़ी बार हमने देखा हुआ कि इवन ऐड के अंदर बहुत देखा हुआ कि अगर ये ऐसे गई गायें तो मैंने 10,000 रुपये लगाए हैं, मैं कह रही हूँ कि यहाँ जाएगी, तो मैं कह इसने लगाया 20,000 रुपये, गाय बाय द डिफॉल्ट यहाँ चली गई, तो इसका तो नुकसान हो गया, राइट। यहाँ पर इसको 10,000 रुपये, ये होता है कि एक एस्टिमेट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। दैट्स द रीजन इसको क्या कहा जाता है, स्पेक्यूलेटिव प्रोसेस कहा जाता है, बिकॉज दे रिस्पोंड टू स्पेक्यूलेटिव रादर देन द एक्चुअल डिमांड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसके यहाँ पर ये एक्चुअल डिमांड के बदले हम यहाँ पर एंटिसिपेटेड स्पेक्यूलेटिव के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो यहाँ पे इसका डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है कि फोकस, ये जो पुल स्ट्रैटेजी है ये किसके ऊपर फोकस करती है, एक्चुअल ऑर्डर के ऊपर। पुश स्ट्रैटेजी यहाँ पर लाई करती है एंटिसिपेटेड या फिर मैं कहूँ एक्सपेक्टेड ऑर्डर के ऊपर। इसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं, और यहाँ पे इसको हम स्पेक्यूलेटिव प्रोसेस कहते हैं। ये कब शुरू होती है, कस्टमर के ऑर्डर मिलने के बाद। ये कब शुरू होती है, बिफोर द कस्टमर ऑर्डर, ऑर्डर मिलने से पहले ही हम इसको शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स एंटिसिपेटेड, कस्टमर डिमांड के ऊपर सोचा जाता है कि हाँ जरूर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पता है कभी कौन सा पॉइंट चला हुआ है, पता है, मैं आपको बता देती हूँ। अभी तक हमने मटेरियल पढ़ लिया, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है इसके लिए, प्रोसेस में हमने, अब हमारी प्रोसेस ख़त्म हो गई है, लॉजिस्टिक पढ़ते हैं। लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि आप अपनी गुड्स को, इन्फॉर्मेशन को, सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचा रहे हैं, उसे क्या कहेंगे हम, लॉजिस्टिक कहेंगे, ओके। In the simple word, in the planning and the executing of the effective movement of the storage of the goods from the point to origin to the point of consumption। ये कहते हैं कि कहाँ से ये सामान, जहाँ से सामान बना है और जहाँ पे इसका यूज़ होने वाला है, वहाँ उस गुड्स की जब मूवमेंट हो रही है ना, उसको बोला जाता है लॉजिस्टिक की बात की जा रही है। आपने काफ़ी सारे पॉइंट पढ़े होंगे, इनबाउंड लॉजिस्टिक होती है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक होती है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक होती है, सेकंड पार्टी लॉजिस्टिक होती है, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक होती है। ये हमारा लास्ट चैप्टर, उसके अंदर डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। बट यहाँ पे अभी आप ये देख लीजिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सही सामान, राइट प्रोडक्ट, राइट क्वान्टिटी,
राइट टाइम पर, राइट कंडीशंस पर एंड राइट कॉस्ट पर। फाइनल कॉस्ट या फिर मैं कहूँगी राइट कॉस्ट पर सामान को पहुँचाने का मतलब होता है कि आप लॉजिस्टिक कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स को इधर से उधर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टूल की बात। टूल क्या होता है, जो भी आप यंत्र यूज़ कर रहे हैं। अब देखो मैं पढ़ाने के लिए यहाँ पे पेन टैबलेट का यूज़ कर रही हूँ, पेन का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, डिजिटल कैमरे का यूज़ कर रही हूँ, इवन यहाँ पे लैपटॉप, पीसी, बहुत चीज़ें रखी हुई हैं, तो मैं सबका यूज़ कर रही हूँ, राइट। तो इसी तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर भी जब भी कोई इन्फॉर्मेशन जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स का यूज़ होता है। सबसे पहले कौन सा टूल लिखा हुआ है, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, हर एक पर्सन चाहता है कि जो उसकी जो चेन है, जो ये जो प्रोसेस यूज़ कर रहा है वो इफेक्टिव हो और इस तरीके से उस प्रोसेस में यूज़ हो कि आपकी जो कॉस्ट है वो क्या है, कम से कम आए और जल्दी से जल्दी पहुँचे, रैपिड इंफॉर्मेशन पहुँचे यहाँ, राइट। तो यहाँ पे कहते हैं विद द एडवांसमेंट इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वी एम टू डेवलप एन इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक द टेक्नोलॉजी एंड द पीपल। वो हर एक पर्सन चाहता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी फैकल्टीज़ हो, अच्छी फैसिलिटीज़ हो, राइट। तो ये जो IT है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, बहुत अच्छी टेक्निक्स लेके आ रहा है। तो इसलिए जो सप्लाई चेन मैनेजर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस है बिल्कुल बूम तक जाएगा, राइट। कौन कौन से सिस्टम्स को हम यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है, ठीक है, जिसको EDI भी कहते हैं, ERP भी लिखा हुआ है। ये पर्टिकुलर टॉपिक है, आगे आगे 4-4 नंबर में आप पूछे गए हैं। इंटरनेट नेटवर्क, E-कॉमर्स क्या होता है, बारकोडिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, डाटा वेयर हाउसिंग, डाटा माइनिंग, डाटा मार्ट क्या होता है, ठीक है, अदर स्मार्ट कार्ड, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस जिसको हम FID के नाम से जानते हैं। ये सभी के सभी पॉइंट्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी वे ऑफ डूइंग वर्क के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर हम अपडेशंस लेके आ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेशनल एनालिसिस। ऑपरेशनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपकी आपने जो टास्क बोला है ना, वो टास्क एक्चुअल में अचीव हुआ है या नहीं हुआ। दैट मीन्स जब आप क्या करते हो, ऑपरेशनल का मतलब होता है कि कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, और कोई भी एक्टिविटी क्यों कर रहे हो, आपके एम को अचीव करने के लिए। अगर आपका एम ही अचीव नहीं हुआ तो की गई एक्टिविटी सारी क्या हो गई है, फेल हो गई है। तो दैट्स अ रीज़न जो आपके स्टैंडर्ड होते हैं, जो आप सेट करते हो, उन स्टैंडर्ड को जब हम आप एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं उसे बोलते हैं ऑपरेशनल एनालिसिस। ऑपरेशनल एनालिसिस का मतलब होता है की गई एक्टिविटीज़ उसके अकॉर्डिंग है जो हमने सेट की थी। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है, एम्प्लॉयज़ को भी नुकसान हो रहा है क्योंकि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर वो एक्चुअली स्टैंडर्ड सेट के हिसाब से है तो कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिव रिपोर्ट आने वाली है, ठीक है। चलिए जी, रोल और बेनिफिट के बारे में अगर बात की जाए, आई होप आपको ये इसके जो अप्रोचेज़ है समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में के अंदर मैसेज कर सकते हैं। चलिए जी, अब बढ़ते हैं हमारे रोल के ऊपर, देन उसके बाद प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। रोल क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का? रोल अभी तक हम देखो इतना पढ़ते आ रहे हैं, ये हमने ऊपर एग्जाम्पल में पढ़ा। रोल क्या नज़र आ रहा है कि सप्लाई चेन क्या रोल अदा कर रही है अपने मैनेजमेंट के अंदर, अपने इन्वायरमेंट के अंदर। ये कस्टमर की डिमांड को कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो कस्टमर ने टेबल बनवाने के लिए कहा, अपने हिसाब से उसने कस्टमाइज़ किया, तो क्या आप उसको बना रहे हो? कस्टमर की नीड को फुलफिल किया जा रहा है। प्रोड्यूसर का बिजनेस चल रहा है, ऑपरेट हो रहा है, यस ऑफ कोर्स ऑपरेट हो रहा है। लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, ये भी हो रहा है। मनी का फ्लो अच्छे से हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें इसमें यही तो है। क्या कह रहा है? The major role of the supply chain management is to ensure that the demand of the customer is meet with the supply of the product. ये देखा जाता है कि जो कस्टमर की जो डिमांड है क्या वो मिल रही है, किससे? आपकी सप्लाई से। सप्लाई दैट मीन्स आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ क्या वो डिमांड मैच हो रही है या नहीं हो रही है। क्लियर है? ठीक है। It also has to ensure that the company will never do over and under productions. Over and under production का मतलब क्या है कि ना तो ये हो कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर कि इतना ज़्यादा सामान रखा हो कि आप उसे ना तो सेल ही कर पा रहे हो, इन्वेंट्री पड़ी कॉस्ट इंक्रीज कर रही है उसकी, या फिर मैं कहूँ कि इतना भी सामान ना हो कि ऑर्डर आ रहा है तो उसकी ऑर्डर की फुलफिलमेंट ही नहीं हो रही है। तो दैट मीन्स अंडर एंड ओवर सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए और आपकी जो डिमांड है कस्टमर की वो आपकी सप्लाई के साथ मैच होनी चाहिए।
इज इट क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं, टू इंक्रीजिंग द कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विसेज का मतलब क्या है कि कस्टमर जैसे जैसे चाह रहा है वैसे वैसे सामान मिलता जा रहा है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड भी डे बाय डे चेंज होती जा रही है। दैट्स अ रीज़न जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, उनको बहुत सारा कंपटीशन फेस करना पड़ता है, और इवन करना भी पड़ेगा क्योंकि उनको सर्वाइव भी करना है। अगर उन्हें कंपटीशन को फेस नहीं किया तो मार्केट से आउट हो जाएंगे, क्योंकि कस्टमर क्या है आज के टाइम में, किंग ऑफ मार्केट है। सुना है ये बात, कस्टमर किंग ऑफ मार्केट है, राइट? अ सेटिस्फाई कस्टमर अ काइंड ऑफ द मार्केट टूल फॉर अ company, and the customer is not only to limited to purchasing the goods and services from the producer but want that attention after the purchase too। सामान खरीदना कोई बात नहीं होती, सामान खरीदने के बाद भी आपके ऊपर ध्यान दे रहा है ना, और इवन आपके रिगार्डिंग अच्छा फीडबैक दे रहा है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि फीडबैक भी दे रहा है, बार बार से आपकी दुकान पर विजिट भी कर रहा है, और साथ साथ आपके उसके व्यूज़ भी अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मार्केट के अंदर आपका सर्वाइव होना पक्का है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इसका रोल क्या है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो क्या किया जा रहा है, वो कम किया जा रहा है। वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम क्यों करने की बात की जा रही है, क्योंकि तभी तो बच्चे उनकी अर्निंग होगी तभी तो वो क्या मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। अगर वो लगातार कॉस्ट इनकर्ड किए जा रहे हैं, लगातार कॉस्ट उनकी बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे, और सर्विस इतनी अच्छी भी दे रहे हैं, बट सर्विस के साथ साथ कॉस्ट को भी मैटर रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप कॉस्ट को बढ़ाते जा रहे हो, सर्विस भी अच्छी देते जा रहे हो, बट वो कस्टमर अफोर्ड ही ना कर पाए, तो क्या आप प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा जितना हो सके मिनिमम प्राइस होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का, और उससे क्या होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट की ईजिली सेल भी हो सके। और ये तब कब हो सकता है, जब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे ऑटोमेशन का ले रखा है, ठीक है। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि जब आप नई नई टेक्नोलॉजी को, नए नए सॉफ्टवेयर को, नई नई जितनी भी अपग्रेडेशंस आ रही है वो लेकर आ रहे हो, नई नई चीज़ों को उस प्रोडक्ट के अंदर दिखा रहे हो, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दूँ, यहाँ पे जैसे माउस रखा है, पहले जैसे क्या होता था कि बहुत अजीब से माउस आया करते थे, राइट। बट अब लैपटॉप के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे टैब के अंदर ही क्या होता है, यहाँ पे स्क्रॉल करने का पॉइंट होता है, ठीक है। पहले उसके अंदर भी पहले बटन आया करते थे, बट अब वो भी नहीं है। तो क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। अब आज के टाइम में 14th जनरेशन का लैपटॉप पीसी आ चुका है, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है। मशीनों के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी लेके आना, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, रॉ मटेरियल क्या है कि जब आप कोई सामान ज़्यादा में, जब भी किसी से सामान ज़्यादा में खरीदोगे तो कोई नॉर्मल सी बात है कि आपको क्या होगा, वो कॉस्ट कम आएगी। अब मैं ये कहूँ कि एक तो आप नॉर्मल सब्जी खरीद रही हैं, ठीक है। नॉर्मल मैं कह रही हूँ कि जैसे कि एक टाइम आया था ना, 200-250 रुपये किलो टमाटर हो चुके थे, है ना। अगर आप 1 किलो खरीद रहे हैं तो आपको लगेंगे कितने, 1 kg का ही लगेगा। 1 kg का रेट जो कि कितना है, 250 है। मैं कह रही हूँ कि मेरे को 50 किलो टमाटर चाहिए, तो क्या रेट थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है? यस ऑफ कोर्स हो सकता है, 230 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, या फिर क्या मैं कहूँ 240 भी हो सकता है। टोटली डिपेंड अपॉन द सेलर। दैट मीन्स जब आप ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं उस टाइम पे चांसेस ये है कि आपका जो प्राइस है वो रीजनेबल प्राइस से क्या होगा, कम होगा, ठीक है, जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है। तो रॉ मटेरियल की बात ये की जा रही है, जब होलसेलर है या रिटेलर है, जब सामान खरीद रहा है, और रिटेलर तो हमेशा कम अमाउंट में खरीदता है, जब होलसेलर मार्केट से सामान खरीद रहा है तो हमेशा बल्क में खरीदे, जिससे क्या जो उसका प्राइस है वो कम लगे, और कम प्राइस पे वो किसी रॉ मटेरियल को खरीदेगा तो आगे गुड्स भी अच्छे तरीके से वो प्रोड्यूस कर पाएगा। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात की जा रही है। प्रोडक्शन क्वालिटी क्या है कि जो गुड्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। ये नहीं है कि आप कॉस्ट को कम करते करते क्वालिटी को घटा रहे हो, ये गलत हो जाएगा, है ना। ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन क्वालिटी शुड बी इंक्रीज सो दैट रिजेक्ट एंड द फेलियर प्रोडक्ट बी अवॉइडेड। अगर आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो कहीं ना कहीं जो आपका सामान रिजेक्ट होने से, फेल होने से मार्केट से बच सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, फोर्थ पॉइंट की एफिशिएंसी की बात की जाए एंड इफेक्टिवनेस की बात की जाए, ये टोटली डिपेंड करता है बच्चे आपके वर्कर्स की बात में। एफिशिएंसी और एफिशिएंसी बात करता है बच्चे कॉस्ट के बारे में, इफेक्टिवनेस बात करता है आपकी टाइम के बारे में, ठीक है। कॉस्ट अगर आपकी कम होगी, विद इन अ टाइम आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है आप इन्वायरमेंट में अवेलेबल जो डिमांड है उसको इजीली कंप्लीटली मीट अप कर पाएंगे।
ओके, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट जो कि आप रोल पढ़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यही बात अगेन रिपीट हो रही है। देखो क्या कह रहे हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिडक्शन द प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट को कम करना बेटर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिटी की कॉस्ट कम कर दो, मीन्स की क्वालिटी कम देना शुरू कर दो, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट शुड बी एनहांस, उसकी क्वालिटी एनहांस करनी पड़ेगी। बेटर टेक्नोलॉजी आएगी, आई होप यहाँ पे बेटर टेक्नोलॉजी शुड बी यूज टू मेक अ गुड प्रोडक्ट एंड द क्वालिटी रॉ मटेरियल शुड बी हाई क्लास। वो कह रहे हैं कि आपको बढ़िया तकनीकी का यूज़ करना चाहिए जिसकी आपकी प्रोडक्ट भी अच्छा प्रोड्यूस होगा और आपकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और जिससे आपकी कॉस्ट भी क्या है कम आएगी, अच्छी क्लास का प्रोडक्ट क्लियर कर सकते हैं, मतलब हाई क्लास के प्रोडक्ट होते हैं ना जैसे कहती है। और अगर वो प्रोडक्ट अच्छा हुआ है, अच्छा लग रहा है लोगों को, तो कहीं ना कहीं जो उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, मीन्स की उसकी लाइफ स्पैन, उसकी कितने साल तक वो चलेगा, कितना रिलायबल है, लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन की बात की जाए तो क्या होती है फाइनेंशियल पोजीशन? मैं कह रही हूँ कि जो सेलर है, एक सेलर यहाँ पर है मिस्टर एक्स और एक सेलर को लेके चल रही हूँ मिस्टर वाई, यहाँ पर है, ठीक है। मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, कॉस्ट भी उसकी कम है, ठीक है, और सामान की जो क्वालिटी है ना वो क्या है, कॉस्ट में मैं बता रही हूँ उसकी 50 रुपये पर पीसीस, ठीक है। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है बट उसकी सेल हो जाती है, ठीक है, वो सर्वाइव करने के लिए सेल हो जाती है उसकी, ठीक है। मैं इसको लेके चल रही हूँ मिस्टर वाई को, उसकी कॉस्ट भी क्या है 45 है, क्वालिटी भी क्या है वही सेम प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है, हाई क्वालिटी है, सेल उसकी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। तो फाइनेंशियल पोजीशन किसकी अच्छी होगी? ऑब्वियसली बात है कि इसकी मिस्टर वाई की अच्छी होगी। तो यही कह रहे हैं कि जो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो किसको डिफाइन करता है, उसकी सक्सेस को, क्योंकि जितना चार्ट जो फ्लो का है वो ऊपर की ऐसे चला जाएगा तो वही ये दिखा रहा है कि इसका बिजनेस अच्छे से ग्रो हो रहा है। कस्टमर विल रिटर्न टू द रिकॉग्नाइज टू बाय द प्रोडक्ट अगेन, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ तो नॉर्मल सी बात है उस ऑर्गेनाइजेशन पे उस सामान को खरीदने के लिए दोबारा से विजिट करेगा ही करेगा, ठीक है, और इवन उसका जो फीडबैक होगा वो भी अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपकी मार्केट के अंदर क्या स्ट्रैटेजी चल रही है, उस बेस्ट स्ट्रैटेजी को आपको क्या करना होगा, डेवलप करना होगा, जिससे आपकी प्रोडक्ट क्या है बिना ज़्यादा फोर्स लगाए आपका सामान बिक सके, राइट। बहुत स्ट्रैटेजी ऐसे आई हुई है मार्केट के अंदर जिसके थ्रू आपका मार्केट में सामान बेच सकते हैं, ठीक है। एक तो आप शो करके भी दिखा सकते हो कि हमारे आपको बोलना ना पड़े, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रही हूँ कि आप एक शॉप पे गए, ठीक है, उस दुकान के अंदर आपने सबसे पहले क्या खरीदा, आपने एक कोट खरीदा है, ठीक है, और उस दुकान से आप इस सेलर ने आपको कोट भी दे दिया है, ठीक है। फिर आपने देखा कि दुकान में एक स्वेटर भी टंगी हुई है, बहुत अच्छी है, उसने जो बायर है इसने क्या किया, उनसे पूछा कि आप भाई साहब आप स्वेटर भी रखते हैं? बोले हाँ जी ये देखो रखते हैं, ये लो। उसको ये भी पसंद आ गई, उसने ये भी खरीद लिया। देन उसने देखा कि इनर भी टंगी हुई है, ठीक है, देन इनर टंगी हुई है, इसको भी ये कहते हैं कि भाई साहब इनको भी रखते हो? तो इन्होंने कहा कि हाँ जी इनको भी रखते हो। तो कई बार ऐसी स्ट्रैटेजी को डेवलप करो कि आप अपनी मार्केट में प्रोडक्ट अच्छा रखो, शो करके बेच सकते हो, इवन आप किसी दूसरे जो वर्ड ऑफ माउथ का गेम होता है ना उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए कि जिससे आपका प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बिक जाए, ठीक है। बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शुड बी डेवलप बाय द सप्लाई चेन मैनेजमेंट सो दैट द प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल टू द कस्टमर इफेक्टिव मार्केट स्ट्रैटेजी विल बी अट्रैक्ट द पोटेंशियल कस्टमर। तो नॉर्मल सी बात है, अब मैं खरीदने के लिए क्या गई थी, कोट, और मुझे बाकी सामान भी दिख रहे हैं, तो ऐसे कस्टमर को भी अट्रैक्ट कर लिया जो उस चीज़ के खरीदने के इच्छुक हैं पर उनकी अभी इतनी कितने परफेक्ट डिमांड नहीं क्रिएट हुई। डिमांड कब होती है? जब आपकी नीड भी होती है, जब आपके पास पैसे भी होते हैं, जब आप इच्छित भी होते हैं, जब आप उसके लिए रेडी भी होते हैं कि आप पे करने के लिए, है ना। तो आपने अपने पोटेंशियल कस्टमर को अट्रैक्ट किया। ये हो गया आपके रोल, और रोल के बाद आ जाता है हमारे पास प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम क्या, क्योंकि बेनिफिट्स मोस्ट ऑफ सिमिलर ही बच्चे। प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले पॉइंट क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ आप व्यवस्थित कर रहे हैं, दैट मीन्स अरेंज कर रहे हैं, तो अरेंज करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। अरेंजमेंट किसके किसके बीच में कर रहे थे हम यहाँ पर
इनके बीच में करे थे, कितनी पार्टीज थी, 1 2 3 4 एंड देन 5। इनके बीच में अरेंजमेंट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपको सप्लायर ही ना मिले। अगर सप्लायर मिल गया है तो मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से बना रहा है, इनका अपना रेट है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होने के जो चांसेस है, झगड़े होने के चांसेस है, विवाद बढ़ने के चांसेस है, वो काफ़ी सारे हो सकते हैं। ठीक है, रेफर टू इन विच द पार्ट और द कंपोनेंट आर अरेंज टू देयर द होल। आपको अरेंज करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, व्यवस्थित करने में वो चीज़ें को प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि कितने नंबर ऑफ सप्लायर होंगे, उनकी लोकेशंस क्या होंगी, नंबर एंड लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की क्या होगी, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ क्या क्या होंगी, क्या लोकेशंस पे होंगी, कितने वेयर हाउसिंग होंगे, लोकेशन क्या है कस्टमर की, ये इनको डिसाइड करना एक मैनेजर के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी आपको कौन सी यूज़ करनी चाहिए, पुश स्ट्रैटेजी यूज़ करे, पुल स्ट्रैटेजी यूज़ करे, कौन सी यूज़ करें। देखो पुल के अंदर हमने क्या किया था कि कस्टमर सेंटर्ड था वो, क्योंकि कस्टमर का ऑर्डर मिलने के बाद आता था, जिसको हम क्या कहते थे, रिएक्टिव प्रोसेस है, राइट। और पुश स्ट्रैटेजी के अंदर हमने क्या किया कि वो हमारा स्पेक्युलेटिव प्रोसेस है, वो ऐसा था जो कि फोरकास्टिंग के ऊपर डिपेंड था, जो कि फोरकास्टिंग करता था, एस्टिमेट करता था, राइट। ये तो ठीक है प्रोड्यूसर के लिए, बट ये कहीं ना कहीं एक डेंजर का पॉइंट आ जाता है कि अगर उसने ये स्ट्रैटेजी को यूज़ किया तो यहाँ पर अगर सामान नहीं बिका तो, है ना, डेंजर दोनों में भी है। एकदम से आपको सप्लायर नहीं मिला तो क्या होगा। तो स्ट्रैटेजी को डिसाइड करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थर्ड आ जाता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अगर हमने पहले ही पढ़ा था, अगर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, ट्रूथ इंफॉर्मेशन, ट्रूथ डाटा नहीं होगा, रेलिवेंट डाटा नहीं होगा, क्या इंफॉर्मेशन आपकी ट्रू होगी, क्वेश्चन मार्क यहीं उठ जाता है। ठीक है, हमेशा जो इंफॉर्मेशन है वो भी क्या होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात की जाए तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका जो स्टॉक है, आपके पास जो अवेलेबल जगह है, वहाँ पर आपके पास जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का लेवल कितना है, ज़्यादा तो नहीं पड़ी है आपके पास, कम तो नहीं है, बिल्कुल डेंजर लेवल में तो नहीं है, याद है। तो इन्वेंट्री मैनेजर को ये भी पता होना चाहिए कि आपको कितना सामान आपके पास रखना चाहिए, कि कितना आपके पास एकदम से ऑर्डर आ सकता है। मैक्सिमम ऑर्डर आपके पास मैं कह रही हूँ कि 1 लाख तक का आ चुका है, तो आपको कम से कम 1,20,000 या फिर 1,30,000 तक का सामान आपके गोडाउन में होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 50,000 का सामान लगा कर बैठे हैं और एकदम से आ जाए 1-1.5 लाख का, तो कहीं ना कहीं मुसीबत आ सकती है। तो इन्वेंट्री मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैश फ्लो का मतलब होता है कि आप कहाँ से अपने रिसोर्सेज को अरेंज कर रहे हैं, कहाँ अपने रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है। देखो 2 पॉइंट थे यहाँ पर कि एक तो मेरे पास, मैं कह रही हूँ कि पहले मेरे बिजनेस में पैसे लगाने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो पहले मैंने जो सोर्स था कि मैं कहाँ से पैसे अरेंज करूँ, मेरी फैमिली मेम्बर से करूँ, ठीक है, या मेरे रिलेटिव से करूँ, या फिर मैं कहूँ कि मैं अपने जो शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, इनको इशू से कर सकती हूँ, और या फिर मैं कहूँ कि बैंक से लोन ले लूँ। कौन से सोर्स का मैं यूज़ करूँ जिससे मेरे को सस्ता पड़े, मैं उसी को यूज़ करूँगी। ठीक है, अगर मैंने सोर्स पैसा इकट्ठा कर भी लिया तो मैं उस पैसे को कहाँ पे यूज़ करूँ, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो एलोकेशन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर फिनेंस को, किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप क्या करें, यूज़ करें। तो कैश फ्लो का यहाँ पर ये मतलब है। चलिए, तो अब इसकी जल्दी से समरी को पढ़ते हैं कि इस ओवरऑल चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। दैट मीन्स कंक्लूजन की बात की जा सकती है, ओवरऑल समअप किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा कि 2 पार्टीज, मतलब इतनी सारी पार्टीज इंक्लूड हो रही थी और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको मटेरियल, आपको सर्विस, आपको फंड, आपको इन्फॉर्मेशन, इवन आपको हर चीज़ क्या करनी पड़ रही है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करनी पड़ रही है कि हर एक पर्सन क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहा है, अपने बिजनेस को मार्केट में सर्वाइव करना चाह रहा है। और मार्केट में सर्वाइव कब होगा, जब आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करेंगे। सेटिस्फाइड करने के लिए उनकी डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। डिमांड कैसे पूरी होगी, जो अभी पीछे हमने पूरी चेन पढ़ी, राइट। तो और दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पे तो क्या था कि जो आपका जो इन्फॉर्मेशन की जो फ्लो हो रही है, मटेरियल की फ्लो हो रही है, सर्विसेज की फ्लो हो रही है, सप्लायर से लेकर हमारा एंड कस्टमर तक किस तरीके से हम प्रोसेस चल रही है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज दैट।
देन उसके बाद हमारे यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया था, यहाँ पर फोकस किया गया था कोर कॉम्पिटिशन्स जो आज के टाइम में है, और मोर फ्लेक्सिबल, क्योंकि फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने अपनी पॉलिसी बनाई और इस तरीके से बनाई कि अब तो मैं बिल्कुल चेंज करूँगा नहीं, मैंने तो बिल्कुल गांठ बांध ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी जो पॉलिसीज़ के अंदर चेंज लाना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्या है जो इसके अंदर बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है कि आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हर एक व्यक्ति, हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट होता है। इंटरेक्ट का मतलब आपस में एक दूसरे से मिलता है, कोऑर्डिनेट करता है, बातचीत करता है, सभी चीज़ें क्या है इसमें, चाहे इसमें कहते हैं कांस्टेंट इंटरेक्शंस की बात की जा रही है। किस किस के बीच में होगी, सप्लायर एंड द कस्टमर एंड अमंग द डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गया, डीलर हो गया, रिटेलर हो गया, सर्विसेज प्रोवाइडर्स हो गए, ये सब एक दूसरे से बात करेंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि हम सबको एक दूसरे का डिसीजन एक दूसरे के ऊपर बेस होता है, राइट। अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने ऑर्डर ही नहीं दिया, जो कस्टमर ने ऑर्डर ही नहीं दिया, ऑर्डर किसके पास आएगा, रिटेलर के पास आएगा, और रिटेलर ने आगे ऑर्डर सप्लाई ही नहीं किया, क्या मैन्युफैक्चरर उस सामान को बनाएगा, ऑब्वियसली नहीं बनाएगा। तो दैट्स द रीज़न कि आपस में एक दूसरे के इंटरेक्शंस उनके बीच में होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि द मेजर रोल क्या क्या थे, जो भी हमने रोल पढ़े हैं, रोल क्या क्या थे हमारे पास, कि जो कस्टमर की डिमांड को पूरा किया जा रहा है, ठीक है, जो सप्लाई है उस प्रोडक्ट की और उस डिमांड के साथ क्या वो मीट हो रही है या नहीं हो रही है, आपका अंडर प्रोडक्शन मैं या कहूँ या फिर ओवर प्रोडक्शन तो नहीं है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, आपका बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, हमें ग्रेट एफिशिएंसी अचीव करता है, क्विक कस्टमर रिस्पॉन्स दिया जाता है, बेटर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, रिलायबल इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, हम प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाएंगे। ये सभी पॉइंट्स से जो कि एक हर एक पर्सन का ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक पर्सन का मेन टारगेट होता है इन सभी चीज़ों को अचीव करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बट बहुत सारी हमने प्रॉब्लम भी डिस्कस की। प्रॉब्लम क्या है कि हर एक चीज़ को एक व्यवस्थित तरीके से करने में, कॉन्फ़िगरेशन करने में, कोऑर्डिनेशन करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करे, पुश स्ट्रैटेजी यूज़ करे या फिर मैं कहूँ कि पुल स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्वेंट्री कितना रखना चाहिए, इवन कैश कितना रखना चाहिए, इन सब के बारे में भी हमने डिस्कस किया। ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो कि अभी हमने इसको समअप कर दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो आपका ये जो चैप्टर है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, क्वेश्चन पेपर चैनल के लिए आप क्वेश्चन पेपर चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और यहाँ पर अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, इवन आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, देख पा रहे होंगे आप MBA, MA, BA, MCA, BSc, MA, BCom 6 सबके क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। और इवन मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट के जो आपके सब्जेक्ट हैं। ऑडिटिंग देखो, ऑडिटिंग की पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मोस्ट ऑफ 60 to 70% क्लियर हो चुका है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस है प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पे, ठीक है। अगर हाँ इस जो चैप्टर के अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स भी अवेलेबल है बच्चे, ठीक है। और इस बार आपको नोट्स के लिए जो क्या है ₹9 पे करने पड़ेंगे पर PDF के हिसाब से, ठीक है। अगर आप नोट्स को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन है, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल ID गिवन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो हमारी टीम है वो आपसे जल्द ही कॉन्टैक्ट करेगी, ओके। उम्मीद करते हैं आपके पेपर अच्छे जा रहे होंगे, अपनी पढ़ाई के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस भी कर रहे होंगे। हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, पूरी मदद करेंगे आपके एग्ज़ाम अच्छे जाने के लिए, क्योंकि मोटिव यही है पढ़ाने का कि आपको पूरा कंटेंट मिले, पूरा चैप्टर मिले, विद नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। फुल चैप्टर्स की वीडियो आपको दी जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। इवन हाँ, कमेंट ज़रूर छोड़ना, चाहे आपका कमेंट अच्छा है चाहे आपका कमेंट बुरा है। आप अगर अच्छा है तो कहीं ना कहीं हम मोटिवेट होंगे, बुरा है तो हम कहीं ना कहीं उसके अंदर इम्प्रूव करेंगे कि हमें इस तरीके से और इस तरीके से पढ़ाना चाहिए या फिर इस तरीके का और यूज़ करना चाहिए। तो हम भी डिफरेंट फिर अप्रोचेज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड हैव ए नाइस डे।